Hi everyone, this is lecture number 9. So today we will complete our chapter which is current electricity. पहले दो लेक्चर में हमने क्या किया था भाई, जो न्यूमेरिकल्स थे फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी वो कंप्लीट किए थे. आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रॉम नीट एंड जेईई प्रीवियस ईयर. सो लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू आर वाचिंग इग्नाइट फिजिक्स. चलो, this is your first question. पढ़िए. A copper wire of length 10 meter and radius this has electrical resistance of 10 ohm. Current density in the wire for electric strength this. तुमसे क्या बात कर रहा है? कॉपर वायर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है. तुमसे पूछ क्या रहा है भाई, ये भी देखना पड़ेगा आपको. हमसे पूछा है, देखा, करंट डेंसिटी पूछा है, दिया क्या क्या है, लेंथ दी है, लेंथ दिया है 10 मीटर, रेडियस दी है कितनी 10⁻⁻² डिवाइड बाय √5 और क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दी है कितनी 10 ओम. करंट डेंसिटी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर. तो तुमसे J पूछ रहा है. अब देखो इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है. J पूछ रहा है, J क्या होता है भाई? J होता है करंट पर यूनिट एरिया. ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया. एरिया तो चलो मैं यहां से निकाल दूंगा, मेरा यहां से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर. निकाल ही लेता हूं. पाई आर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻² गुणा 10⁻⁻². इसका स्क्वायर करोगे पाई से कट जाएगा, क्या जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. एरिया तो ये निकलेगा. एरिया. बात रहेगी करंट की. करंट किससे निकलेगा? करंट निकाला जा सकता है, रेजिस्टेंस दी है, तो करंट को मैं क्या लिखता हूं, V/IR, तो V/R. ये बात बन गई. अब वोल्टेज नहीं दी हुई लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दी है. वोल्टेज नहीं दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो वो फार्मूला यूज कर सकते हैं वे द्वारा, V = E × dt. तो यहां से या D की जगह पे क्या आ जाएगा आपकी बात, ऐसा कंडक्टर है भाई, ये D है. अब इसको D मानो या L मानो, वो तुम्हारी मर्जी. और इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वोल्टेज है उसको ऐसे डिनोट किया जाता था. तो V = E × मैं L ही मान सकता हूं इसको मैं, D की जगह पे A × R. तो मेरा अभी तक क्या तामझाम बना, J = E L by A R. तो ये सारी चीजें हैं, L है, E है, A है, R है. पुट करो भाई. E कितना दिया उसने 10, लेंथ कितनी दी उसने 10, A कितना दिया उसने, ये निकाला था हमने 10⁻⁻4. R भी 10, ये भी 10. इससे ये कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻10 यूनिट एम्पियर पर. ये वही माइनस में दिए भाई. एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, वो देख लेना कौन सा है. एक माइनस का है, एक प्लस का. दोनों माइनस के तो पॉसिबल है, दोनों सेम ऑप्शन थोड़ी हो गया है. ठीक है, नहीं कुछ नहीं. करंट डेंसिटी का फार्मूला ये होता है करंट पर यूनिट एरिया, उसके कोऑर्डिनेट I मैंने निकाला V = IR, तो I = V/R. तो V का मैंने ये पुट कर दिया. होता था ना क्या, E = -dV/dr. और फिक्स लेंथ के लिए क्या हो जाता है, I = V/R.
आर नेगेटिव को अगर छोड़ता हूं मैं तो यहाँ से पी ये वाला वेद वाला फार्मूला बन जाता है। ठीक है क्या? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। उतारो क्वेश्चन नंबर सेकंड। पढ़ो क्या है? इसको मैं एक बार के लिए बता देता हूँ पूरा। 10 resistor, each of resistors are connected in series to a battery of EMF E. 10 resistor है, each of resistors are connected in series. तो 10 resistors है ऐसे। मैंने उनको क्या किया भाई, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे करते करते ये R10। हर एक की रेजिस्टेंस R है, सीरीज में कनेक्ट किया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका EMF था। ठीक है, इसकी नेग्लिजिबल, इसकी रेजिस्टेंस नहीं लेनी है। ठीक है, देन दोस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। अगर इन्हीं को मैं कनेक्ट कर दूं किसमें भाई, पैरेलल में, ऐसे R1 R2 R3 R4 R10 और इस सेटअप को मैं फिर से कनेक्ट कर दूं सेंसिटिविटी तो छेड़ दिया गया है। दोबारा बात कर लेते हैं। 10 रजिस्टर है, उनको मैंने ऐसे कनेक्ट किया भाई, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R10 और इनको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से जिसका EMF है। फिर आगे सेम उसने क्या कहा, इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ये R1, ये R2, ये R3, ये R10 और इनको फिर एक वही बैटरी तुम्हारी सेम थी जो उससे कनेक्ट किया जिसका EMF है। आगे द करंट इंक्रीज्ड n टाइम्स, यहां से ये करने पे n टाइम्स करंट इंक्रीज हो गया। मतलब अगर यहाँ I था ना तो यहाँ पे क्या है, I डैश किसके है, n इनटू में I। द वैल्यू ऑफ n, इस n की वैल्यू पूछ रहा है, समझे नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करंट निकाल लेते हैं। करंट कितना हो, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ पे सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करते करते R10 होएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी R प्लस R प्लस R 10R आ जाएगी सीरीज वाले केस में। करंट किसके बराबर होगा, करंट होगा V इक्वल टू I है तो V बाय R। तो V कितना है E और R कितना है 10R। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला करंट है। उस साइड का भी करंट निकाल देता हूं, वो कितना होगा, I डैश बराबर होगा क्या, V बाय R। कौन सा, पैरेलल वाला। ठीक है, तो यहाँ की R कितनी होगी, देखोगे तो यहाँ की R तुम्हें मिलेगी, अगर ये क्या है 3 बार लगता है, 3 टाइम्स लगता है तो R बाय 3 आ जाता है। 10 टाइम्स लगा तो R पैरेलल वाली कितनी आएगी, R बाय 10। तो करंट कितना आएगा, E डिवाइड बाय R बाय 10। इसको सोल्व कीजिए, इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारा करंट आएगा क्या, E डिवाइड बाय R इनटू में, ये क्या होगी, ठीक है नहीं है। अब ये देखो फर्स्ट, वो देखो सेकंड, दोनों करंट का रिलेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इनको कंपेयर करने के लिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आएगा तुम्हारा, I डैश डिवाइड बाय I इज इक्वल टू किसके आया, I डैश कितना था 10E बाय R, I कितना है E बाय R डिवाइड बाय 10, E बाय R डिवाइड बाय 10। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, अंडर
ई बाई आर से ई बाई आर कट जाएगा, आई डैश बाई आई, तो आई डैश कितना आएगा 100 आई। अब ये देखो ये इक्वेशन नंबर 3, इसको और इसको कंपेयर करो, n की वैल्यू यही तो निकल के आएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, n की वैल्यू कितनी आई 100। तो तुमने कुछ नहीं करना, उसने बोला 10 रेजिस्टेंस थी सीरीज में लगाई और उनको पैरेलल में लगाया। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, करंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट बढ़ जाता है। तो इसने कहा कि करंट बढ़ के n टाइम्स हो गया तो n की वैल्यू निकाल दो। तो मैंने सीरीज का सोल्व किया, पैरेलल का सोल्व किया, दोनों को कंपेयर किया। बात ठीक है नहीं है? हुआ? बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में चलिए, देखो क्या कह रहा है। The charge flowing in a conductor which time varies as where alpha beta gamma are constant, वो 1 से मीटर हुआ है। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज, यहाँ पे क्या आएगा, where alpha beta and gamma are constant, the minimum value of current, जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लिखा है ना, मतलब डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल करना है, ये चीज तो हमें पता है। लेकिन करंट की बात कर रहा तो पहले करंट को निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो चार्ज दिया है जो टाइम पे डिपेंड करता है, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी। तो तुम्हें करंट निकालना है, वो क्या होगा dq बाय dt। डेरिवेटिव करो इसका, क्या आ जाएगा भाई, अल्फा कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव 1 तो अल्फा आ गया, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 बीटा टी, प्लस इसको आगे ले आओगे 3 गामा टी। तो तुम्हारा करंट निकल गया, करंट की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस में 3 गामा टी। क्वेश्चन नंबर 5, करंट तो निकल गया। अब ये टाइम पे डिपेंड करता है, इसने पूछा मिनिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए क्या करो, मिनिमम के लिए क्या करो भाई, इसका डेरिवेटिव निकालो, जीरो के इक्वल पुट करो, टाइम की वैल्यू निकाल दो, जहां पे टाइम की वैल्यू आती है इसके अंदर पुट करो, वो मिनिमा या मैक्सिमा होगा, वो मिनिमा या मैक्सिमा निकल के आएगा, ठीक है। बात करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं इसका पहले, डी बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 बीटा, टी का डेरिवेटिव 1 प्लस में 2 आगे आ जाएगा 6 गामा, ये बन गया। इसको इक्वल कर दो 0 के, तो माइनस 2 बीटा प्लस में 6 गामा टी बराबर है 0 के, तो माइनस 2 बीटा बराबर होगा 6 गामा टी, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का और आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, इसको काटोगे तो तुम्हारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, इसको काटो बाय 3, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बीटा बाय। तो इस पॉइंट पर मिनिमा या मैक्सिमा होगा। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा, पहली बात तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा, इसका डबल डेरिवेटिव करो भैया, डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करोगे तो देखो एक कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 6 गामा, जो कि क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो हमारे पास मिनिमा निकल के आएगा, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा निकल के आएगा, उल्टा होता है। तो ये निकल गया, इसकी वैल्यू क्या करो, करंट के अंदर पुट करो, और करंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी तो आई मिनिमम किसकी वैल्यू निकल के आएगी, इस टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करो बस। तो टाइम की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, कहाँ टी की वैल्यू पुट करोगे, बीटा डिवाइड बाय 3 गामा, तो वो किसके इक्वल आएगी, अल्फा माइनस 2 बीटा, टी की जगह पर ये वाला बीटा डिवाइड बाय 3 गामा प्लस में 3 गामा टी स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 गामा 9 गामा का, एक गामा से एक गामा कट गया, यहाँ से काटोगे 3 आ जाएगा, तो आई
मिनिमम निकल के आएगा तुम्हारा क्या, अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 गामा माइनस प्लस आ गया बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 गामा। हाँ, इसको सोल्व कर दो। अल्फा अब बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा तो क्या हो गया, कॉमन इधर क्या बचा -2, उधर क्या बचा +1, तो हो जाएगा सोल्व। यहाँ पे क्या था, कॉमन क्या लिया था, प्लस लिया था, तो माइनस का माइनस को +1 -1, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्या निकला भाई, ये चीज निकली। हो पाएगा, उतारो ऐसे। ना हुआ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं। Which of the following graph represent the variation of resistivity with the temperature of copper? पहली बात तो ये क्या है, कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल। मेटल है, तो मेटल है तो पहली बात हमने 3 ग्राफ पढ़े थे वहां पे। पहला अलॉय का, दूसरा मेटल का, तीसरा सेमीकंडक्टर का। ये रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ था। अलॉय में कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर में बढ़ाओगे कोलिजन ज्यादा होंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी उस टेम्परेचर के साथ, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। बात है सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे, बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस घटी है, तो वहां रेजिस्टिविटी कम होती थी टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो इसमें ही किसने पूछा, इसने कॉपर की पूछा है, मतलब मेटल की पूछा है, तो ये ग्राफ होना चाहिए। देखो कहां है, ये रहा। डन, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 जेई मेन, चार्ज accumulated in the capacitor in the steady state। इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ है ये पूछ रहा है। इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में बात यह बेटा इसमें से करंट नहीं जाएगा, स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर में से करंट नहीं जाएगा, वो पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, नहीं है तो इस वाले सर्किट को भूल जाओ एक बार के लिए। करंट नहीं जाएगा तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज होगी नहीं। V इक्वल टू क्या होता है भाई, IR तो होता है, करंट ही नहीं है तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो जब यहाँ पे वोल्टेज आएगी ना वो इस कैपेसिटर के क्रॉस ही आएगी। तो कैपेसिटर का यहाँ पे क्या था, Q इक्वल टू CV, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा था। तो यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो तो मेरा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो पहले वोल्टेज कैसे निकालो, वोल्टेज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। इस सर्किट को मैं एक बार दोबारा बना देता हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा आसान रहेगा। एक 4 ओम की रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम की रेजिस्टेंस है। ये 6 ओम, ये 4 ओम, और ये कितना है 3 वोल्ट। यही तो बात थी, हाँ यही बात थी। अब देखो, अब तुम्हें वोल्टेज किसके क्रॉस निकालनी है, देखो भाई 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो 6 ओम के क्रॉस मतलब यहां की वोल्टेज एक बार निकाल लो, इसी के पैरेलल में तुम्हारा क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है।
और यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी वही वोल्टेज इस पूरे सर्किट के क्रॉस होगी, इसके क्रॉस होगी नहीं, तो वो सारी वोल्टेज इस कैपेसिटर के क्रॉस होगी। तो यहाँ की वोल्टेज निकालनी है। पहली बात देखो यहाँ पे पूरे में कितना है, 10 ओम की रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट लगा हुआ है, सॉरी 3 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो क्या, 3 वोल्ट किसके क्रॉस निकालना है, 6 ओम के क्रॉस, और टोटल कितना है, टोटल है 10, तो 10 से डिवाइड करो। क्या नहीं है, इसके क्रॉस निकालना है, ये ऊपर टोटल कितना था, डिवाइड हो गया 18 डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा 1.8 वोल्ट। तो इसके क्रॉस होगा 1.8 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना होगा भाई, जो बाकी बच गया 3 में से 1.2 वोल्ट। अब तुमसे बात कर रहा है कितनी, तुमसे बात कर रहा है चार्ज पूछाओ। चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू CV, C कितना है 4 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर 6, वोल्टेज कितनी है 1.8। तो इसको निकाल लो कैसे होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 18 4 8 चौका 32, 3 4 3 7, तो 7.2 into 10 raised to power minus 6, तो 7.2 माइक्रो आ गया। अब मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से करंट ही नहीं पास होगा। कैपेसिटर में से स्टडी स्टेट में करंट पास नहीं होता है। जब भी लॉन्ग टर्म में बात की जाती है तो कैपेसिटर में से करंट पास नहीं होता है, डीसी के केस में। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है भाई, कैपेसिटर की ओमेगा क्या होती है, सॉरी एक्ससी क्या होती है, 1/ओमेगा सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितनी हो गई 0। डीसी के केस में फॉर डीसी बता देते हैं ओमेगा कितनी है 0, ओमेगा 0 है तो एक्सी कितनी होगी 1/0 बराबर इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा तो करंट पास नहीं होगा। बात करते हैं आगे, चलेगा नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई क्या कह रहे हैं। Two resistor of resistance 10 ohm and 200 ohm are connected in parallel in electrical circuit. ठीक है, the ratio of thermal energy developed in the 100 ohm to the this thermal energy. Okay, बात करते हैं in a given time। इसने कहा 2 रजिस्टर है भाई, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड है किसी सर्किट के अंदर, तो वोल्टेज में भी मान लेता हूं इसकी, ऊपर भी होगी, ऊपर कितनी है 100 ओम और नीचे कितनी है 200 ओम। यहां पर भी है और यहां पर भी है, क्यों, क्योंकि सेम है। अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड, एनर्जी का फार्मूला भाई, और ये ध्यान रखना मेरे को इनको कंपेयर करना है तो वोल्टेज वाला फार्मूला यूज करूंगा मैं, V वाला फार्मूला यूज करूंगा, तो क्या होगा एनर्जी 1 किसके बराबर होगी V²/R इनटू में T। तो ये किसके निकल के आएगा E1 किसके इक्वल निकल के आएगा V²/R, R कितनी 100 इनटू में T। E2 इसी तरह सिमिलरली E2 कितना निकलेगा V²/200 इनटू में T। इनको डिवाइड कर दो, यही तो पूछा एनर्जी डेवलप्ड 100 डिवाइड बाय 200 वाला, तो ये 100 वाली है ये 200 वाली है, डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा E1 डिवाइड बाय E2 बराबर होगा V²T निकल जाएगा, V²T निकल जाएगा, ये 200 ऊपर चला जाएगा, 200 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 2:1। ये लो भाई क्या ही दिक्कत है, 2:1 आ गई। एनर्जी के 3 फार्मूले थे भाई, एक तो एनर्जी का था I²RT, एक था V²/RT, एक था VIT। अब तुम्हें कौन सा यूज करना है तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, तुम कौन सा यूज करोगे।
अगर तुम्हारे पास ऐसी एडवांटेज है सीरीज में लगे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज कर दो यार, आई स्क्वायर आर टी, सेम करंट फ्लो करेगा, है ना। अगर पैरेलल में है तो वी स्क्वायर बाय आर वाला फार्मूला यूज कर लो, क्यों, वोल्टेज सेम होगी। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सामने वाले ने पूछा क्या। आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ो भाई क्या है। In a conductor, number of conducting electron per unit volume is, number of conducting electrons per unit volume is, तो ये चार्ज डेंसिटी दिया है उसने 8.5 10 raised to power 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड मीन फ्री टाइम है टाउ दे दिया उसने 25 fs, मतलब 10 की पावर माइनस 15 सेकेंड। इट्स approximate resistivity is, अच्छा भाई, मास भी दिया है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखते हैं भाई, आई एन ई ए वी डी ये था, हाँ वी डी, और टाउ का मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूज आता है ई ए, टाउ वेलोसिटी होती है ई ई बाय एम इनटू में टाउ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकल गया है, करंट, ओके। आगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस निकालने भी इक्वल टू आई आर, ओके। यहाँ पे v की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, e को वो वाला फार्मूला यूज कर दो भाई, e a e स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय m है, टाउ है इनटू में e है, यही है। e को चेंज कर लो, e को मैं चेंज कर लूंगा v की फॉर्म में, v इक्वल टू आई आर, आई आर आ जाएगा, r से मैं रेजिस्टिविटी की तरफ पहुंचने की कोशिश करूंगा, तो i इज इक्वल टू n e स्क्वायर a टाउ डिवाइडेड बाय m, e को वो बेदवाड़ा v इज इक्वल टू e इंटू में d, तो e का फार्मूला क्या बनेगा, v बाय में d, ठीक है। तो वहां से कंपेयर करें, इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके आओ, तो i इंटू में m d डिवाइड बाय में n e स्क्वायर a टाउ, a को भी पूछ लेते हैं। अबे देखो इसको इससे कंपेयर करो भाई, v इज इक्वल टू आई आर, तो ये टोटल क्या बन गई, r नहीं बन गई, तो r मेरा निकल के आया m d डिवाइड बाय n e स्क्वायर टाउ इनटू में a। अब इसको भी एक चीज से फार्मूला r इज इक्वल टू रो l बाय a, इससे कंपेयर कर लो, तो l की जगह पे d आ गया, a की जगह पे a आ गया, तो रो की जगह पे क्या आ गया, ये आ गया, तो रो तुम्हारा निकल के आया m डिवाइड बाय n e स्क्वायर टाउ। अरे भाई ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को, तो जो जो दिया है लिख लेते हैं। ऊपर निकला 9.1 10 रेज़ टू पावर -31, n 8.5 10 रेज़ टू पावर 28, e स्क्वायर 1.6 10 रेज़ टू पावर -19 का स्क्वायर, और टाउ टाउ उसने दिया था 25 है या 2.5 है भाई, 25 ही है, तो 25 10 की पावर -15, ये चीज सोल्व करनी पड़ेगी भाई। और समस्या है ये चीज अप्रोक्सीमेट चाहे तो चलो देखते हैं होगा क्या। तो आज हमारा ये वाला नहीं चल रहा, इसकी सेंसिटिविटी खराब हुई है, क्या हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिटाना भी मुश्किल है वैसे तो,
सोल्व किया जाए। यार ये कैलकुलेशन करनी है भाई तुम्हें। मुझे ये इस बोर्ड में आज कुछ समस्या आ गई है, इस बोर्ड के लिए मुझे ये सारा ये मिट जाता था पहले, मिट नहीं रहा आज, पता नहीं क्या इशू। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन करना भाई एक बार, ये कैलकुलेशन करना, आंसर तुम्हारा सामने होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट फिर भी मैं लगा देता हूँ कि 10 का तो मैं इधर भी कर दूंगा 10 वाली कैलकुलेशन तो कितना होगा देख लेते हैं एक बार के लिए। कितना 10 की पावर -31, ऊपर कितना होगा -28 और 19 तो ये +38 और ऊपर ये चला जाएगा +50। देखना कितना आया 10 रेज़ टू पावर 8 और 1 9 और 59 माइनस का 3 2 4 53 आ गया 8 3 माइनस का, तो ये आ गया तुम्हारा 10 रेज़ टू पावर 39 -6। हाँ ये तो हो गया। अब बात रहेगी इसकी 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 और इसकी, तो 9.1 डिवाइड बाय 8.5 इंटू में 1.6 इंटू में 25, ये चीज रहेगी भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इंटू में 4 इंटू में 4 तो कितना हो गया 100 गया सीधा सीधा, और इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा। तो 9.1 8.1 इंटू में 0.4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया है 25 चौका 100 100 तो ऊपर करोगे तो 10 की पावर -8। अब इसको सोल्व करना रहेगा, पॉइंट से पॉइंट काटा तो 91 डिवाइड बाय 81 इंटू में 10 डिवाइड बाय 4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -8। अब ये देखो -8 के आसपास कुछ है देखते हैं, हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। 910 को काट देते हैं ना, ये कितना हो गया 5 हो गया 2, इसको अगर अप्रोक्सीमेट में निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो यहाँ 80 90 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और 2 पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 2 पॉइंट, तो इसके आसपास आंसर आना चाहिए भाई तुम्हारा। अप्रोक्सीमेटली पूछा उसने, एग्जैक्ट तो पूछा ही नहीं हमसे। कर पाओगे? ठीक है नहीं है? होगा या नहीं? आगे चलो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट में भी बचा क्या भाई, सिर्फ ये बचा है 91 डिवाइड बाय 81 इंटू में 4, ये बचा है, इसको निकालो और इसको देखोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ऑर्डर तो 10 की पावर 8 ही रहेगा, तो ये बनेगा। ये हमें चेक करना पड़ेगा हमारा ये बोर्ड रफ क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बात करते हैं आगे। पढ़ो, the resistance of the wire is 5 ohm. Its new resistance in ohm if stretched to 5 times of its original length will be। कह रहा है कि अगर इसकी रेजिस्टेंस को, अगर एक रेजिस्टेंस थी, ये 5 ओम की रेजिस्टेंस थी, लेंथ L थी, एरिया A था, तो इसकी नई रेजिस्टेंस बताओ R इक्वल टू रो L बाई A, ये था, ये कितनी थी 5 थी। अब नई रेजिस्टेंस बताओ जब उसकी लेंथ को क्या कर दिया 5 टाइम कर दिया, तो 5 टाइम्स लेंथ हो गई। लेकिन जब इसको खींचोगे वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम है क्या भाई, वॉल्यूम है L इंटू में एरिया। अगर लेंथ को 5 टाइम्स करोगे तो एरिया तो 5 टाइम्स डिक्रीज होगा, तभी तो सेम रहेगा, है ना। तो अगर लेंथ 5 टाइम्स हो गई तो एरिया 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ वाली नई रेजिस्टेंस में अगर लेंथ को बढ़ा दिया तुमने स्ट्रेच करके, तो एरिया क्या हो जाएगा 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा ये 5 ऊपर चला जाएगा 25 रो L बाई A, और इसकी वैल्यू तुम्हें दे ही रखी थी कितनी 5, तो 25 गुणा में 5, 25 पंजे 125, हाँ है
ये तुम्हारा नया आंसर आ गया भाई, नई रेजिस्टेंस आ गई। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेचिंग का जब भी ऑप्शन आए ना भाई कि उसने उसको स्ट्रेच कर दिया, तो तुम्हें लेंथ देखनी है मल्टीपल कितनी है। अगर लेंथ है 5 टाइम्स हो गई तो नई रेजिस्टेंस 25 टाइम्स होगी। लेंथ अगर 2 टाइम्स हो गई तो नई रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। स्केयर के आता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। आ जाइए, पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 9। A current of 50 milliampere flows in the circuit as shown in the figure. The value of potential difference between the points A and B will be। कहाँ 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, कहाँ, अच्छा ये दे रखा है, ठीक है। The value of potential difference between the points A and B, A और B कहाँ है, अच्छा ये रहा। देखो भाई इसको है ना मैं ऐसे खींच के है ना एक अलग सर्किट बनाता हूँ यहाँ से, तो मुझे आसानी होगी समझने में। ए से स्टार्ट हुआ, ये मेरा ए, फिर एक रेजिस्टेंस आई, ठीक है, कितनी 15 मिली एम्पेयर की। 15 मिली एम्पेयर तो करंट है, 5 किलो ओम की है, और इसमें से करंट कितना जा रहा है, ये तो रेजिस्टेंस है, करंट कितना है 15 मिली एम्पेयर। फिर आगे क्या हो गया, आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गया ऐसे, एक 10 किलो ओम है, एक 5 किलो ओम है। फिर आगे दोबारा से एक रेजिस्टेंस आ गई 10 किलो ओम की, और ये पॉइंट भी आ गया। अब तुमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल पूछ रहे हैं, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल पूछ रहा है। पहले करंट के अकॉर्डिंग देख लो यार, इसको और सिंपल करता हूं, 5 और 10 का भी मैं दोबारा से तामझाम तैयार करता हूं। ये पॉइंट ए है, करंट तो जा रहा है 15 मिली एम्पेयर की, यहां पे रेजिस्टेंस कितनी है 5 किलो ओम, यहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और लास्ट में क्या होगी 10 किलो ओम। तो यहां रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन देखो कितना भाई, 10 का और 15 का, 10 गुना 15, पैरेलल में तो 10 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 10 बटे में 25, यही हुआ ना, 5 की 15, 5 पंजो 25, 2 3 2 6 6 ओम आनी चाहिए। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि एक चीज देखो भाई, मुझे कैसे पता चला गड़बड़ है, ये चीज और ध्यान में रखो, ये 5 ओम है, 5 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है, जो नेट रेजिस्टेंस आएगी ना वो कम आएगी 5 से भी। सीरीज में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है उससे बढ़ के आंसर आता है, पैरेलल में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम आती है। यहाँ पे हमारी इन दोनों में कम कौन थी, मिनिमम 5, तो इससे भी कम आंसर आना चाहिए, आंसर आ गया अपना 6, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो देखो ये 15 नहीं 5 था, यहाँ पे आएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 5। अब इसको दोबारा कर लेते हैं, क्या है 10 गुना 5 बटे में 15, इसको करता हूँ 3, तो 10 बटे 3, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 10 बटे 3, मतलब कि 3.33। अब बात कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस 10 और 5 15, 15 16 17 18, टोटल रेजिस्टेंस होगी 18.3, ठीक है। तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी भाई 18.3 ओम। करंट कितना है 15 मिली एम्पियर, यहाँ पे क्या था किलो ओम, तो इनको मल्टी मिली 10 की पावर -3 किलो 10 की पावर +3, तो काटोगे तो आंसर सिंपल आ जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो वोल्टेज ये है तुम्हारा क्या करंट, ये है तुम्हारा क्या रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज क्या V = IR, तो I कितना है 15 और R कितनी है 18.3, तो मल्टीप्लाई कर लो एक बार के लिए, कहाँ किया जाए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कहाँ कर लेता हूँ, कर लेते हैं ना 18 15, 8 पंजे 40, 4 5 एकम 5, 4 9 18 0 8 16 17 270 और 0.3 और छोटा है 15 3 75,
हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा, ये अराउंड 275 क्या निकाला, वोल्ट निकालना ना, कितना आएगा पूरा। और इसके आसपास 270 के आसपास कोई आंसर भी नहीं मैच हो रहा है। 0.3 को मैंने एक बार के लिए छोटा था, 18 इंटू में 15 किया तो 270 है, 0.3 को दोगे तो 275। एग्जैक्ट आंसर तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। किया कुछ नहीं है, इस सर्किट को मैंने यहां से पकड़ के ए ऊपर रख दिया, बी नीचे रख दिया, इस पूरे की नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से करंट की और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज आ गई। जी नहीं क्वेश्चन, अरे भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भाई, क्या कह रहा है। If the galvanometer does not show any reflection in the circuit, the value of R will be। एक बैटरी लगाई है, 400 ओम की रेजिस्टेंस है, R है, 2 वोल्ट है। देखो बाबा सीधी सी बात है, मुझे यहां से दिख रहा है, कहां गया, मुझे यहां से दिख रहा है तो यहां पे 2 वोल्ट है, इसको अगर 0 मान लो, और अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट होना चाहिए, तभी जाके गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होगा। अगर यहाँ 0 वोल्ट होगा तो करंट इधर आ जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट होगा तो करंट इधर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड वोल्टेज सेम होगी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होगा। इतना काम है इसका, बात समझो इसको। ये सर्किट तुम्हारा ऐसा है, अब ये 10 वोल्ट भाई 2 रेजिस्टेंस में से गई है, मैंने उसने इस तामझाम से हमें क्या पता चला, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। 10 में से 2 वोल्ट यहां आई है, 8 वोल्ट यहां आई है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते कैसे हैं, वही वोल्टेज डिवीजन रूल है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होगा, टोटल कितनी है 10, निकालनी किसके अक्रॉस है, आर के अक्रॉस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट में, 400 है ना, 400 प्लस आर, ये वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया। तो इतनी वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, आर के अक्रॉस आएगी, इसके अक्रॉस निकालनी थी, टोटल ये थी, दिस डिवाइड बाय टोटल इनटू में 10। तो क्या निकल गई, ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर निकल गई। और हमें यहां से पता चला था कि इधर 2 वोल्ट है तो इधर भी क्या आना चाहिए, 2 वोल्ट। अगर इसको 0 मानता हूं तो ये भी क्या हो गया 2 वोल्ट, तो इसको किसके इक्वल लिख दो, 2 वोल्ट। आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10R इज इक्वल टू 800 प्लस 2R, इसको इधर ले आओ, 8R इज इक्वल टू 800, R इज इक्वल टू 100। बात समझे या नहीं समझे, कि तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितनी थी, सॉरी हाँ वोल्टेज कितनी थी। यहां से वोल्टेज निकालनी, इसके क्रॉस की वोल्टेज पता चल गई हमें, वो निकालो कैसे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दोगे यार। हो पाएगा या नहीं, हो जाएगा, ठीक है नहीं है, चलो फिर ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, वहां पे हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस वाला, ठीक है। वहां पे कि मूविंग चार्जेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, या उसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, वो हम पढ़ेंगे हमारा किसके अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।